दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक लेकर आए हैं। आपको बता दें कि ये जो अध्याय 6 है राजस्थान के प्रमुख शासक, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको दो भागों में लेकर आएंगे। एक भाग आज लेकर आए हैं और एक आगे कल या परसों लेकर आएंगे। तो पार्ट 5 तक डाल चुके हैं। और पहले हम जब थंबनेल में ये दिया करते थे कि नए जिलों से अपडेट के साथ ये पुस्तकें आ रही हैं, तो इन पाठों में नए जिलों से कोई अपडेट वाला प्रश्न नहीं बन रहा है, इसलिए थंबनेल में ये नहीं लिखा जा रहा है कि नए जिलों से अपडेट है, क्योंकि इन पाठों में पाठ 4, 5 और 6 में कोई भी नए जिलों से अपडेट प्रश्न नहीं हुआ है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी तक। ये शासनकाल था। 1177 में पृथ्वीराज चौहान है गद्दी पर बैठे थे। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। ये आपकी किताब में नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। जन्म है जो 1166 ईस्वी में हुआ था और 11 वर्ष की उम्र में ही ये शासक बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था? कपूर देवी और सोमेश्वर। इनकी माता का नाम कर्पूर देवी था और पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था? तो इन्होंने आंतरिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? पृथ्वीराज चौहान विद्वान था, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रमुख कवि और विद्वान कौन कौन थे? तो ये थे विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई व पृथ्वी भट्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ये चंद्रवरदाई ने की थी। आपको बता दूं, ये प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 5 है। ये प्रश्न कई बार किताब में परीक्षाओं में आता है और इनमें से कोई एक या दो उठाकर पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके दरबार में रहा करते थे, या फिर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इनमें से कौन से कवि या विद्वान रहा करते थे। तो आपको इनको याद रखना है। जैसे विद्यापति, वागीश्वर और विश्वरूप, ये 3 तो वैसे प्रारंभ हो रहे हैं, देखिए वी वा वी। और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये आपको ध्यान ही है। तो ये तो आपको ध्यान है, दोनों जयानक और चंद्रवरदाई, ये 3 आपको याद रखने वै के नाम से कि वैसे प्रारंभ होते हैं, विद्यापति गौड़, वागीश्वर और विश्वरूप। और ये पृथ्वी भट्ट पृथ्वीराज चौहान के नाम राशि समझ लो। इस तरीके से ये इन 6 विद्वानों का नाम आपको कंठस्थ कर लेना है। आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में या अन्य जैसे महाराणा कुंभा के बारे में, रायमल के बारे में, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, किंतु इनमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में दिया गया है। यदि हम थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो परीक्षा में ये याद रह जाएंगे। और यदि उनकी सीक्वेंस बनाकर बहुत लंबा चौड़ा उनका इतिहास एक बार में पढ़ेंगे तो एक बार तो याद हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा में है जो कन्फ्यूज कर देते हैं। इसलिए इनका विस्तार से अध्ययन हम कक्षा 10 की किताब में करेंगे। तो आप यहाँ जितना दिया जाता है उसको कंठस्थ जरूर कर लें। अब तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने किन किन से युद्ध किया था, संयोगिता हरण वाला, वो सारी की सारी बातें हम कक्षा 10 की किताब में करेंगे। यहाँ जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। अब पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो ये 1417 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। यानी इनका जो समय है वो याद रखने से इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में भी याद आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रख लो। बाकी आजकल ये काल से संबंधित, समय से संबंधित इनका जो शासनकाल जो है वो इनकी ईस्वी सन है वो आजकल प्रश्नों में कम पूछते हैं।
लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा किस वंश से थे? तो ये सिसोदिया वंश से थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा कुंभा की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि कौन सी थी? तो इन्होंने बूंदी को जीता था, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय और मेवाड़ मारवाड़ मैत्र इनकी प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? तो कलम, कटार, कलम और कला का, क इन तीन का त्रिवेणी संगम था। किन इनका? कटार, कलम और कला का। महाराणा कुंभा का शासनकाल कहलाता है तो मेवाड़ का स्वर्णकाल, मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है महाराणा कुंभा का शासनकाल। या फिर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल कहलाता है तो मेवाड़ का स्वर्णकाल। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग हैं, अचलगढ़ का दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, भोमट दुर्ग है, मचान का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ है। ये महाराणा कुंभा के बनाए गए जो प्रमुख जो दुर्ग हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो इस किताब में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और ये सूद प्रबंध। कई बार सूद आता है, कई बार इनका नाम है जो सूड आता है। हालांकि किताब में सूड लिखा हुआ है, ये सूद गलती से लिख दिया गया, सूड प्रबंध या फिर सूद प्रबंध, इस तरीके से परीक्षा में आता है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ये सूद इसलिए लिख दिया है कि पिछली बार शायद सेकंड ग्रेड में ऐसा ही प्रश्न पूछा था, सूद प्रबंध किसकी रचना है, और ये महाराणा कुंभा की थी। तो ये सूद और सूड में कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो या तो फिर सूड आएगा या फिर सूद आएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने किस पर टीका लिखी थी? तो ये टीका इन्होंने लिखी थी जयदेव रचित गीत गोविंद पर और रसिक प्रिया पर तथा चंडी शतक पर टीका लिखी थी। तो 3 टीकाएं लिखी थी, कौन कौन सी? एक तो जयदेव रचित गीत गोविंद था, एक रसिक प्रिया और एक चंडी शतक। इन तीनों पर इन्होंने क्या किया था? टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु और इनके अलावा हिंदू सुल्तान है, राव रायन है, अभिनव भट्टाचार्य है। काफ़ी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। वो कक्षा 10 में खूब विस्तार से दे रखा है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे महाराजाधिराज इनको कहा जाता था, ये राजाओं का राजा होने के कारण महाराणा इनको कहा जाता था, अनेक राजाओं को अपने अधिकार में करने के कारण। और राजगुरु इन्हें कहा जाता था कि ये राजाओं के भी राजा या नरपति कहलाते थे। और दान गुरु, ये दान किया करते थे, अनेक कवियों को, विद्वानों को दान देते थे। ये गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हालगुरु कहा जाता था और विभिन्न विधाओं का ज्ञाता होने के कारण इनको परम गुरु कह दिया जाता था। इस तरीके से इन्होंने अनेक जो ये अपनी उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा का शासनकाल रहा है 1509 से 1528 ईस्वी तक। ये महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा के बारे में इतना ही दे रखा है। अब आप सोचोगे सारंगपुर का युद्ध है और जो इनके विरुद्ध चंपानेर की संधि हुई थी वो तो इसमें बताया नहीं, तो वो आगे कहीं 9th में 10th में उन किताबों में ज़रूर दिया हुआ है, तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ जितना दिया उतना आप कंटेस्ट कर लो और इतना कर लोगे तो परीक्षा में आराम से याद रह जाएगा। तो महाराणा सांगा का शासनकाल रहा है 1509 से 1528 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, राणा सांगा का वास्तविक नाम था? तो वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो ये राणा रायमल के पुत्र थे। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने का प्रयास करने वाले मेवाड़ के शासक थे, या लाने वाले मेवाड़ के शासक थे, तो ये थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो इनके शरीर पर 80 घाव थे। और ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब आपका इन्होंने कौन कौन से बाड़ी का युद्ध है,
ये खानवा का युद्ध है, इनमें कौन कौन से योद्धा गए थे, एक छत के नीचे लाने के लिए सलूम्बर से कौन गया था, मेवाड़ से तो ये स्वयं थे, यहाँ जयपुर से भी थे, आपके कछुआ वंश से भी काफ़ी ये राजाओं को संगठित किया था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ जितना कक्षा 7 की किताब में जितना दिया है उतना ही पढ़ रहे हैं। मालदेव का शासनकाल था तो 1532 से 1562 ईस्वी तक। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। तो मालदेव का शासनकाल कहलाता है मेवाड़ का शौर्य युग। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? तो मालदेव ने 52 युद्ध किए थे। अपने जीवन में मालदेव ने 52 युद्ध किए थे। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? तो 58 परगनों पर मालदेव का अधिकार हो गया था। मालदेव ने सर्वप्रथम किस दुर्ग को जीता था? तो भद्राजुण के दुर्ग को सबसे पहले मालदेव ने शासक बनते ही जीता था। भद्राजुण के बाद मालदेव ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की थी? तो नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर आदि जगह इन्होंने विजय प्राप्त की थी। मालदेव ने किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो सोजत दुर्ग का, मालकोट दुर्ग जिसको मेड़ता भी बोलते हैं, पोखरण दुर्ग आदि का निर्माण करवाया था। मालदेव का देहांत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। मालदेव को हस्मत वाला शासक यानी ताकतवर किसने कहकर पुकारा है? तो फारसी इतिहासकारों ने कहकर पुकारा। कई बार ऐसी भी आता है फारसी इतिहासकारों ने किसको हस्मत वाला शासक कहा था? तो मालदेव को कहा था। या मालदेव को हस्मत वाला शासक किसने कहा था? तो फारसी इतिहासकारों ने कहा था। या फिर हस्मत वाला शासक किसे कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। हस्मत का अर्थ होता है ताकतवर। आगे देखते हैं। मालदेव को हस्मत वाला अच्छा, ये प्रश्न अपना हो गया। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा है 1572 से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो ये उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई और महाराणा प्रताप गजब आदमी थे, इसलिए इनकी पत्नी का नाम अजबदे था। पत्नी का नाम तो था अजबदे और माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का कौन सा भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था? जगमाल है जो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है जो अड़ गया था, उसकी एक टांग टूट गई थी मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार के कारण, तब जगमाल ने ही अपना घोड़ा दिया था महाराणा प्रताप को और कहा था यहाँ से निकल लो। तभी कहते हैं भाई भाई के कभी काम आता है। खून हमेशा कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, इसलिए भाई भाई हमेशा ज़रूर काम आते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई से ज़्यादा दूसरा काम आता है, दूसरा कभी काम नहीं आ सकता, भाई जितना काम आए। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? तो उन्होंने लिखवाई थी विश्व वल्लभ। महाराणा राय सिंह का शासनकाल था 1576 से 1612 ईस्वी तक। दोस्तों अगला हम फिर इसका एक पार्ट लेकर आएंगे, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और यदि कोई आपकी शिकायत हो, कोई क्वेरी हो कि समझाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है राय सिंह किसके पुत्र थे? तो राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह का जन्म हुआ था, ये तो 20 जुलाई 1541 को राय सिंह का जन्म हुआ था। राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1576 में। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न है राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये भी अपना ये प्रश्न अभी 1576 में। राजपूताना का करण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। और राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राय सिंह ने कौन सी प्रशस्ति लिखवाई थी? तो राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। देखिए राजपूताने का करण राय सिंह को कहा जाता है, उसी तरीके से एक कलयुग का करण भी कहा जाता है। कलयुग का करण, कलयुग, ये देखो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें अंगुली से लिखना पड़ता है। तो कलयुग का
करण। कलयुग का करण है वो लूणकरण को कहा जाता है, लूणकरण को। तो ये भी ध्यान में रखना, ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजपूताना करण किसे कहा जाता है और कलयुग का करण किसे कहा जाता है। तो कलयुग का तो लूणकरण को कहा जाता है और राजपूताना करण है वो राय सिंह को कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, ये कई बार कंफ्यूज कर देती है, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है जैसे कलयुग का करण किसे कहा जाता है, और आपने पढ़ा है कक्षा 7 में राजपूताना करण किसे कहा जाता है। राय सिंह और लूणकरण हमेशा ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजपूताना राज है राय सिंह, ऐसे याद हो जाएगा। और करण लूणकरण। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योति सिंह रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।